फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे उन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया गया है जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं। ओके, और फ्रेंड्स इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे IQ चार्ट, क्योंकि IQ चार्ट से हमेशा प्रश्न बनता है। आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं यहाँ से। जैसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। यहाँ से हमेशा एक दो जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो IQ चार्ट को भी हम लोग देखेंगे। ओके, और फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं TAT के बारे में। TAT क्या होता है, CAT क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि TAT क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सबको समाहित कर ले, अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, अर्थात हर वर्ग के हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ओके, तो इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें हर वर्ग हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा एक विद्यालय में दी जाती है शिक्षा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा एक प्रोफेसर के अनुसार लिखा गया है। फ्रेंड्स, यदि आप एग्जाम में, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो यदि आप समावेशी शिक्षा की परिभाषा किसी राइटर के अनुसार लिख देते हैं तो आपके कॉपी के प्रति एग्जामिनर का एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण जाता है और वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर और हर वर्ग के बालकों के लिए है। आगे, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। ओके, आगे है, यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। आगे लिखा गया है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। ओके, ये रिपीट प्रश्न हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अपवंचित बालक का अर्थ बताइए। तो अपवंचित बालक का अर्थ है, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। जैसे लिखा गया है, ये विभिन्न सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं, यथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण अपवंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। इन्हें ये अपवंचित बालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमीर परिवार का बंदा है, उसे वह सारी फैसिलिटी मिलती है जो उसके विकास में सहायक होता है, लेकिन एक गरीब परिवार का लड़का होता है, उसे वे सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं जो उसके विकास में सहायक हो। जैसे मान लीजिए आर्थिक हो सकता है या सामाजिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है। किसी कारणवश उसका जो विकास है वो रुक जाता है और उसका विकास नहीं हो पाता है। इसे ऐसे ही बालक को अपवंचित बालक कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, ओलमैन के अनुसार, यदि आप अपवंचित बालक की परिभाषा किसी राइटर के अनुसार लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अपवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। ओके, आगे हैं, पिछड़ा बालक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिछड़ा बालक की परिभाषा होगी, ऐसे बालक जो कक्षा में बुद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप किसी राइटर के अनुसार लिखना चाहते हैं कि पिछड़ा बालक किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं, श्रील भट्ट के अनुसार लिखा गया है। ओके, पिछड़े बालक वे हैं जो विद्यालय के जीवन के मध्य अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे है पिछड़े बालकों की विशेषताएं। तो पिछड़े बालकों की विशेषताएं, ऐसे बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता होते हैं
और पिछड़े बालक अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। पिछड़े बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। ऐसे बालक अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता होते हैं। मतलब जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपनी कक्षा के कार्य और अपनी से जो नीचे की कक्षा के कार्य होते हैं उनको नहीं कर पाते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे हैं पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण लिखिए। तो फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं, यह बालक अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं, यह बार बार आंखों को मलते हैं, आंखों से लगातार पानी बहता रहता है, जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में तनाव रहता है, कभी कभी इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, इनकी आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है, प्रकाश के प्रति यह बालक अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग बनाकर लिख सकते हैं बिल्कुल कि दृष्टिबाधित बालक के लक्षण क्या होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है दृष्टिबाधितों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। तो दृष्टिबाधितों को शिक्षा ब्रेल लिपि के द्वारा दी जाती है। और ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, या बुद्धि लब्धि का परिभाषा लिखिए, या बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न फिर रिपीट हो सकता है। तो इसका उत्तर है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। ओके, और बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का यदि सूत्र लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि उदाहरण सहित कहता है लिखने के लिए तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या आपसे इसी प्रकार से सवाल भी पूछ सकता है पेपर में, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि बताइए। तो सबसे पहले आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखना होगा कि बुद्धि लब्धि बराबर MA बटे CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ओके, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यहाँ पे 10 दिया था और वास्तविक आयु कितना दिया था, तो वास्तविक आयु 8 दिया था। ओके, इंटू 100। अब फ्रेंड्स, अब इसको आप कटाएंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, गुणे 100। तो आगे जो होगा 5 गुणे 100 बटे 4। तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, 4 में 500 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे हैं IQ चार्ट, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह चार्ट टर्मन के अनुसार लिया गया है। यहाँ से पेपर में हमेशा 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे जैसे प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, या सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ओके, तो इसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है बुद्धि लब्धि IQ, दूसरी तरफ है बुद्धिमत्ता का स्तर। आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। आगे है प्रखर बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसका उत्तर है 120 से 139। ओके, आगे है त्रिबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 110 से 119 होती है। आगे औसत मतलब एवरेज सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 होती है। आगे है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। ओके, आगे है क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से 79 होती है। ओके, आगे देखते हैं। मूर्ख बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 50 से 69 होती है। आगे है मूढ़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 25 से 49 होती है, और जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 0 से 25 होती है। ओके, तो फ्रेंड्स इस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न यहाँ से है। ओके, और फ्रेंड्स कम्युनिटी टैब में भी ये जो चार्ट है इसको हम वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग TAT के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है कि TAT क्या होता है। ओके,
तो फ्रेंड्स जो टीएटी है यह व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती हैं। व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती है, एक प्रक्षेपी विधि होती है और दूसरा अप्रक्षेपी विधि होती है। तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आपका टीएटी, सीएटी, एससीटी आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टीएटी का फुल फॉर्म देखते हैं कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीएटी का फुल फॉर्म है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग परीक्षण। टीएटी का निर्माण मार्गन व मूरे ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। और यह 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है सीएटी। सीएटी का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है बाल संप्रत्यय परीक्षण। सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलोक ने किया था। कब किया था? तो 1948 ईस्वी में किया था। और सीएटी का जो प्रयोग है 3 से 11 वर्ष के बालक के ऊपर किया जाता है। आगे है आईबीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसका निर्माण हर्बन रोसा ने किया था और यह 14 वर्ष तक के बालकों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। आगे है एससीएटी। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है सेंटेंस कंपाउंड टेस्ट। ओके, जिसको हिंदी में बोला जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। और एससीएटी का जो निर्माण है पाइन एवं टेंडलर ने किया था। ओके, कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स आगे हैं FWAT, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ओके, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र शब्दाचार्य, जिसका निर्माण फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? तो 1879 में किया था। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, अपवंचित बालक के बारे में, आईक्यू चार्ट देखा, टीएटी सीएटी के बारे में देखा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।